1971 का साल पाकिस्तान के जहन पर एक गहरा जख्म छोड़ गया। भारत के साथ जंग में हार और बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। देश बंट गया, उसकी आन बान शान मिट्टी में मिल गई। बहुत लोगों के दिलों में बदला लेने की आग सुलग रही थी। पाकिस्तान किसी भी तरह से वापस पलटवार करना चाहता था, अपना खोया हुआ गौरव वापस पाना चाहता था और भारत को कमजोर करना चाहता था। साजिश और छल कपट का एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। हार से तिलमिलाए पाकिस्तान के सैन्य नेताओं ने भारत को अस्थिर करने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। उनकी नजर पंजाब पर पड़ी, एक ऐसा राज्य जहां काफी सिख लोग रहते थे। पंजाब में कुछ अशांति और ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग चल रही थी। पाकिस्तान को लगा कि इन फूटों का फायदा उठाकर वो अपना काम बना सकता है। उनका इरादा था कि असंतोष की आग को भड़काया जाए और एक अलग देश बनाने की मांग खड़ी की जाए, जिससे भारत अंदर से कमजोर हो जाए। ये तरीका बिल्कुल नया नहीं था। पाकिस्तान पहले भी अपने मतलब के लिए गैर सरकारी लोगों और छद्म सेनाओं का इस्तेमाल करता रहा था। कश्मीर में आतंकवादी गुटों का इस्तेमाल इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। खालिस्तान आंदोलन, जो एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहा था, पाकिस्तान की चालों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया। इस आंदोलन को समर्थन और बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को कमजोर करना चाहता था और 1971 की हार का बदला लेना चाहता था। 5 नदियों की धरती पंजाब का भारत के इतिहास और पहचान में हमेशा से एक खास मुकाम रहा है। अपनी जीवंत संस्कृति, युद्ध परंपराओं और खेती-बाड़ी के लिए मशहूर पंजाब ने भी उथल-पुथल का अपना दौर देखा है। 1947 का बंटवारा, जिसने पंजाब को भारतीय और पाकिस्तानी इलाकों में बांट दिया, ने गहरे जख्म छोड़े थे। बंटवारे के साथ हुई हिंसा और विस्थापन लोगों की यादों में ताजा थे। आजादी के बाद के दौर में पंजाब को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक असमानता, भाषा को लेकर तनाव और ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग ने बेचैनी की भावना को हवा दी। सिख हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी अकाली दल पंजाबी सूबा, यानी पंजाबी भाषा और संस्कृति पर आधारित एक राज्य की पुरजोर वकालत करने लगी। 1973 में अकाली दल द्वारा अपनाया गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव इन मांगों को जाहिर करता था, जिसमें भारतीय संघ के अंदर पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की गई थी। हालांकि ये मांगें मुख्य रूप से भारत के अंदर पंजाब के अधिकारों और हितों को सुरक्षित करने के लिए थीं, लेकिन इन्होंने बाहरी ताकतों को फायदा उठाने का मौका दे दिया। पाकिस्तान ने इस अशांति में फूट डालने और भारत को अस्थिर करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका देखा। लोगों की शिकायतें उन लोगों के हाथों में एक औजार बन गईं जो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते थे। पंजाब की राजनीति के एक करिश्माई लेकिन विवादास्पद व्यक्ति जगजीत सिंह चौहान की एंट्री। अकाली दल के एक पूर्व नेता चौहान अपने भड़काऊ भाषणों और अलगाववादी विचारों के लिए जाने जाते थे। वे पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी के मुखर समर्थक थे, यहां तक कि कई बार एक स्वतंत्र खालिस्तान की भी वकालत करते थे। उनके विचारों ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई, जिससे वे राजनीतिक परिदृश्य में एक विवादास्पद व्यक्ति बन गए। पाकिस्तान ने चौहान में अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयोगी साधन देखा। पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल याहिया खान ने चौहान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। चौहान ने इसे शायद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखते हुए स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान में उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया और एक सम्मानित अतिथि के रूप में उनका आदर सत्कार किया गया। पाकिस्तानी सत्ता ने उन्हें सिख आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में पेश करके और उनकी अलगाववादी भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की। चौहान का पाकिस्तान दौरा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करके भारत के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पाकिस्तान के इरादे का संकेत दिया। चौहान जाने अनजाने में इस बड़े खेल में एक मोहरा बन गए। उनकी अलगाववादी बयानबाजी, जो कभी हाशिए पर सीमित थी, अब एक विदेशी ताकत द्वारा अपने एजेंडे के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही थी। 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने एक दुस्साहसी कदम उठाया। पंजाब के केंद्र से दूर न्यूयॉर्क शहर से उन्होंने एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के निर्माण की घोषणा की। दी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पेड विज्ञापन के माध्यम से की गई इस घोषणा ने भारत और सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा था।
चौहान की घोषणा पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हुईं। जहां कुछ सिखों ने, जो खुद को हाशिए पर और निराश महसूस कर रहे थे, इसे आत्मनिर्णय की दिशा में एक कदम के रूप में देखा, वहीं कई अन्य लोगों ने इसकी निंदा एक खतरनाक और विभाजनकारी कृत्य के रूप में की। खालिस्तान की घोषणा, हालांकि इस स्तर पर काफी हद तक प्रतीकात्मक थी, ने सिख अलगाववाद के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया था। पाकिस्तान ने, जैसा कि अपेक्षित था, चौहान की घोषणा का स्वागत किया। इसने उन्हें एक प्रचार जीत प्रदान की, जिससे उन्हें भारत को एक दमनकारी शक्ति और खालिस्तान आंदोलन को आत्मनिर्णय के लिए एक वैध संघर्ष के रूप में चित्रित करने का मौका मिला। खालिस्तान के लिए पाकिस्तान का समर्थन अब खुले में आ गया था, उस आग में घी डाल रहा था जो धीरे धीरे पंजाब में सुलग रही थी। पांचवां भाग, हथियारबंद और खतरनाक बब्बर खालसा का उदय। खालिस्तान की घोषणा हालांकि दूर देश में की गई थी, लेकिन पंजाब में जमीनी स्तर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सिख समुदाय के भीतर कट्टरपंथी तत्वों को सक्रिय कर दिया, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष को एक स्वतंत्र राज्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता देखा। इन समूहों में 1979 में स्थापित बब्बर खालसा एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरा। बब्बर खालसा, जिसका अर्थ है अनंत पिता के बाग, ने सिखों की उग्र परंपरा, विशेष रूप से उन महान योद्धाओं से प्रेरणा ली जिन्होंने अतीत में मुगल और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह जैसे लोगों के नेतृत्व वाले इस समूह का मानना था कि हिंसा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे भारतीय राज्य समझता है। उन्होंने भारतीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया, हिंदुओं पर हमला किया जिन्हें वे सिख धर्म का दुश्मन मानते थे, और अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बैंक डकैतियों और जबरन वसूली में लगे रहे। बब्बर खालसा और अन्य उग्रवादी समूहों का उदय खालिस्तान आंदोलन में एक खतरनाक मोड़ था। जो ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक हिंसक विद्रोह में बदल गया था, जिससे पंजाब की शांति और स्थिरता को खतरा था। बढ़ती हिंसा से स्तब्ध भारत सरकार ने खुद को एक जटिल और घातक चुनौती से जूझते हुए पाया। खालिस्तान आंदोलन हालांकि मुख्य रूप से पंजाब में जड़ें जमाए हुए था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की गूंज मिली। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रवासी समुदायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान की, रैलियां आयोजित की और अपनी अपनी सरकारों की पैरवी की। इस अंतरराष्ट्रीय समर्थन ने आंदोलन को एक वैश्विक आयाम दिया, जिससे भारत के लिए इसे पूरी तरह से घरेलू मुद्दे के रूप में संबोधित करने के प्रयास जटिल हो गए। जून 1984 में भारत सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस ऑपरेशन में काफी लोग हताहत हुए और पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचा, जिससे सिख समुदाय को गहरा आघात पहुंचा। इसके बाद उग्रवाद में वृद्धि हुई और घटनाओं की एक दुखद श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी शामिल है, जिसके कारण व्यापक सिख विरोधी दंगे हुए। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, आंतरिक संघर्ष सामने आने लगे। खालिस्तान आंदोलन के भीतर विभिन्न गुटों की अलग अलग विचारधाराएं और तरीके थे, जिससे आपसी लड़ाई हुई। एकता की कमी ने उनके मकसद को कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के आतंकवाद विरोधी उपायों, जिसमें सैन्य और राजनीतिक दोनों रणनीतियां शामिल थीं, ने धीरे धीरे आंदोलन की गति को कम कर दिया। 1990 के दशक के अंत तक खालिस्तान आंदोलन में काफी गिरावट आई थी, हालांकि इसके अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे ही रहे। अपने पतन के बावजूद खालिस्तान आंदोलन एक लगातार चुनौती बना हुआ है। समय समय पर होने वाली घटनाएं और कुछ प्रवासी समूहों द्वारा निरंतर वकालत इस मुद्दे को जीवित रखे हुए है। आंदोलन की विरासत पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित करती रहती है। आज क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को संबोधित करने के लिए इस इतिहास को समझना बहुत जरूरी है।